Hello everyone, a very good morning to all of you. So today I am going to discuss with the another mock test. ठीक है जी, सेकंड मॉक टेस्ट है ये हमारा मैथ्स पैडागोजी का और हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे जो PYQs में आ रखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने खुद से इंक्लूड किए हैं. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Which is or are the main remedial teaching strategy या strategies. ठीक है जी, इनमें से कौन सी मेन रेमिडियल स्ट्रैटेजीज हैं. ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन डायग्नोस्टिक और रेमिडियल टीचिंग से है. एक एक चैप्टर से मैं आपको डेली का डेली करवाऊंगी ताकि आपको इजीली क्वेश्चंस का पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं. ठीक है, लेसन प्लान, रेमिडियल टीचिंग, अभी 2-3 दिन आपके यही क्वेश्चंस चलेंगे और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, मतलब ऐसा है कि पेडागोजी से रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो वो भी हम करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. मेन रेमिडियल टीचिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है? ट्यूटोरियल, सुपरवाइज्ड, दोनों या कोई भी नहीं. ट्यूटोरियल होता है देखिए जब हम स्मॉल ग्रुप को पढ़ाते हैं. ठीक है, तो देखिए रेमेडी देनी है तो स्मॉल ग्रुप को भी अभी अगर पढ़ा दो 2 या 3 बच्चों को तो ये भी बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, राइट. देन सुपरवाइज, डायरेक्ट करना, हेल्प करना, तो ये तो स्ट्रैटेजी है ही है, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर्स है. तो बोथ A and B इज योर करेक्ट आंसर, राइट. ट्यूटोरियल और सुपरवाइज दोनों ही क्या है? रेमिडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज है. आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर है. नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इन द स्कोप ऑफ एजुकेशन डायग्नोसिस इज मेड ऑफ नहीं होता, मेड बाय. ठीक है जी, क्वेश्चन चेंज कर लेना. इन स्कोप ऑफ एजुकेशन, जब एजुकेशन की बात की जाएगी तो जो डायग्नोसिस है, डायग्नोस कैसे कर सकते हो? आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चे की वीकनेस कहाँ है, बच्चे के स्ट्रेंथ कौन से हैं, आपको कैसे पता लगेगा? इंटरव्यू लेके. बिल्कुल सही बात है. देखो अगर बच्चे का इंटरव्यू लोगे, बातचीत करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, देख पाओगे. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन भी उसमें आ जाती है. बिल्कुल सही बात है. ऑब्जर्व करके यू एज अ टीचर, ठीक है, बच्चे को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चा कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा है, क्योंकि हमने डायग्नोस करना है अभी. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट तो होता ही होता है. तो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्ट्रेटजी फॉर रेमिडियल टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज असिमिलेशन. अब देखिए जी, बात असिमिलेशन की आ गई. ऑप्शंस सारे आपके सामने हैं. अब इसमें क्या है, CDP का क्वेश्चन एक तरह से मैथ्स में घुमा दिया है, आप कह सकते हो. तो असिमिलेशन का जो कंसेप्ट था, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, सबसे पहले किसने दिया था? ये तो आपको पता होगा, पियाजे ने दिया था, राइट. और असिमिलेशन में बोला क्या जाता है? अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो. तो पियाजे ने कंसेप्ट दिया, ठीक है, उन्होंने असिमिलेशन की बात की. असिमिलेशन एक्चुअल में क्या होता है कि जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करके हम फर्दर बच्चे को पढ़ाएंगे, राइट. वही तो होती है सिमुलेशन, कि बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज कर रहा है आज की सिचुएशन में. अकोमोडेशन होती है जब प्रीवियस नॉलेज काम नहीं आती. ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना. अकोमोडेशन होता है जब आप बिल्कुल ही अपनी थिंकिंग को बिल्कुल ही मॉडिफाई कर लो, वो होती है अकोमोडेशन. अब सिमुलेशन की बात है, मतलब आपने क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज को साथ लेके चलना है, प्रीवियस नॉलेज को यूज करना है. तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जिसको हम एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, अगर एक्शन रिसर्च की बात आए तो रिसर्च की बात यहाँ पे नहीं की गई है. ठीक है, ट्यूटोरियल स्ट्रैटेजी, ट्यूटोरियल तो आप मतलब 2 से 3 बच्चे को डायग्नोस कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उसमें प्रीवियस नॉलेज, असिमिलेशन की बात नहीं की गई कहीं भी. मास्टरी लर्निंग, इतना मास्टर भी नहीं बनाना उसको जी, ये होती है सुपरवाइज स्टडी. सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना. आप उसकी पुरानी नॉलेज को यूज करके आप उसको डायरेक्ट कर रहे हो, दिशा दे रहे हो कि आपने पहले भी ये कर रखा है. ठीक है, थोड़ा सा उसको क्या है, दिमाग चलाने दो, पुरानी नॉलेज को यूज करने दो, वो होती है सुपरवाइज करना. सुपरवाइज का मतलब ही यही होता है कि ऑलरेडी बच्चे को कुछ पता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज उसके पास है और आगे जाके वो उसको यूज करेगा. द ओनली थिंग इज, जो वागोट्स्की का वो स्कैफोल्डिंग था, ठीक है, कि आप उसको एक टेम्पररी हेल्प दोगे, उसको ही हम सुपरवाइज्ड स्टडी बोलते हैं, राइट. आई होप दिस इज क्लियर.
थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था, 2-3 कंसेप्ट्स को घुमा के एक आंसर बना, ठीक है जी। बट आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इस क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच कौन सी होती है? ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच एक्चुअल में क्या होता है कि जब एक टीचर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ाता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाता है कि पहले मुझे ये चीज़ बच्चे को सिखानी है, उसके बाद मैं फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपको बच्चे को कहाँ से स्टार्ट करवाना है, कौन सी एग्जाम्पल्स देनी है, फिर वहाँ से घूम के कंसेप्ट पे जाना है, वो होती है स्ट्रक्चरल अप्रोच, प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाना। तो क्या हुआ, ऑरल एंड ऑरल अप्रोच कहते हैं उसको, या न्यू अप्रोच कहा जाता है, या दोनों ही हैं, या डायरेक्ट। डायरेक्ट तो देखो बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो सीधा टीचर जाके पढ़ाता है, वो इतना ध्यान नहीं देता उस टाइम पे सीक्वेंस पे, राइट। वो जस्ट डायरेक्ट अपनी टीचिंग करता है, डायरेक्शन देता है बच्चे को, वो टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच कौन सी हुई, जो बच्चे को ध्यान में रखी जाए। तो ये एक न्यू अप्रोच भी है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग जो है वो अभी न्यू अप्रोच है एक तरह से, और ऑरल अप्रोच भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक होता है सुनना, एक होता है बोलना, ऑरल, ठीक। तो दोनों ही अप्रोचेस सही हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच को ऑरल अप्रोच भी बोला जाता है और न्यू अप्रोच भी बोला जाता है। तो दोनों ही आंसर्स आपके क्या हैं, करेक्ट है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा बड़ा है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। मैं अभी इक्वेशंस भी दिखाऊंगी आपको। लर्नर इज नॉट एबल टू सॉल्व थर्ड एल्जेब्रिकली। उसने पहली और सेकंड तो सॉल्व कर ली, बट तीसरी वाली सॉल्व नहीं कर पा रहा। द मोस्ट लाइकली एरिया ऑफ डिफिकल्टीज दैट लर्नर हैज़ नॉट अंडरस्टूड। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लर्नर को समझ नहीं आई, जिस वजह से उसकी थर्ड इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाई, ठीक है। अब इक्वेशन की तरफ देखिए, ये आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट और सेकंड तो उसने सॉल्व कर ली, इजीली हो गई सॉल्व, और थर्ड वाले में वो अटक गया, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, क्या नहीं उसको समझ आया, ये चीज़ पूछी गई है। व्हाट द लर्नर हैज़ नॉट अंडरस्टूड। पहला ऑप्शन, दैट 2 इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। उसको ये चीज़ समझ नहीं आई कि दोनों ही मेथड में मतलब कैसे सब्सटीट्यूशन करते हैं। अरे अगर उसको सब्सटीट्यूशन नहीं समझ आती तो वो पहले 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व कर पाता। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। सब्सटीट्यूट करना मतलब वैल्यूज़ पुट करना, ठीक है। अगर वो ना आता तो पहले 2 कैसे सॉल्व हो गए उसके, थर्ड में अटक गया वो जाके। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग ग्राफ। उससे तो इक्वेशन ही नहीं सॉल्व हो रही, ग्राफ तो बाद में आएगा। दैट बोथ द इक्वेशंस इन 3 कैन बी ऑल्टर्ड बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल नंबर्स। ये हो सकता है, देखिए जी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो अलग अलग उसको ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट। एक 12 है, एक 8 है, एक 8 है और एक 10 है। यहाँ पे तो उसने इजीली सॉल्व कर लिया, उसको पता है यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया सूटेबल नंबर से। थर्ड में दोनों ही सेम आ गए, तो वहाँ पे जाके वो कंफ्यूज हो गया कि मल्टीप्लाई करूँ तो करूँ किस नंबर को। ध्यान से इक्वेशंस को देखो, और अगर आप समझोगे ना इस क्वेश्चन को तो आपको भी समझ आएगा कि कैसे। पहले तो इक्वेशन पढ़ लिया करो कौन सी दे रखी है, फिर देखा करो तीनों इक्वेशंस में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंट है, उसी से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये चीज़ पेपर में ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कई बार यही क्वेश्चन देख के पेडागोजी का क्वेश्चन भी छोड़ आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, आराम से इक्वेशन को देखो, समझो कि तीनों में डिफरेंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस है ना जो थर्ड में, उसको मल्टीप्लाई करना है सूटेबल नंबर से। बच्चे को ये समझ नहीं आया था, ठीक है। तो फोर्थ वाले को तो देखना ही क्या है। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है जी। घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस देख के, मैं जानबूझ के आज आपके लिए यही क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस ये सॉल्व करते कैसे हैं। नाउ व्हेन डूइंग एक्सपोनेंट्स की बात की गई है, पावर्स जो हम लेते हैं 4 का 3, 4 का 4, ये सब की बात की गई है। द वर्क ऑब्जर्व्ड इन अ लर्नर्स नोटबुक वॉज,
बच्चे ने अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। लर्नर हैज़ नॉट अंडरस्टूड हाउ टू, तो लर्नर को कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। तो देखो तीनों इक्वेशंस, ध्यान से पहले हम इक्वेशंस ही देखते हैं फिर बाकी बातें करेंगे। ठीक, पहली इक्वेशन में क्या है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो उसने एज इट इज सॉल्व कर दिया। सेकंड में भी ये सेम है ये सेम है, फिर उसने सॉल्व कर दिया। बट थर्ड में जाके कुछ डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने तीन इक्वेशंस में देख ली कि दो इक्वेशन सेम है, तीसरी सेम नहीं है, तो बच्चे ने ये चीज़ कॉपी पे लिखी हुई है। तो बच्चे को क्या चीज़ समझ नहीं आई जिस वजह से उसकी थर्ड इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। ऐड एक्सपोनेंट्स एंड मल्टीप्लाई, नहीं जी, एडिशन वगैरह तो बिल्कुल सही कर रखी है अगर आप ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई नंबर विद द सेम बेस, या मल्टीप्लाई नंबर विद द डिफरेंट बेस, या ऐड एक्सपोनेंट्स। एडिंग तो देखो बिल्कुल करेक्ट है, सेम बेस वाले तो बिल्कुल सही कर रखे हैं, बट डिफरेंट बेस वाले उसने गलत कर रखे हैं। ये जो डिफरेंट बेस कहने का मतलब 7 और 3, ये क्या बेस है, ये तो पावर्स होती हैं राइट, ये होते हैं बेस, तो ये चीज़ डिफरेंट कर रखी है उसने। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया सी ऑप्शन, कि कैसे मल्टीप्लाई, उसको ये नहीं समझ आया कैसे मल्टीप्लाई करना है नंबर्स विद द डिफरेंट बेसिस। ठीक है जी, इक्वेशन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस देखो, सीधा आपके पास डायरेक्ट आंसर्स हैं, कंफ्यूज तो होने की बात ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से ध्यान से देखिएगा। In order to help the students with difficulties in remembering the geometrical terms and their meaning, a teacher must, एक बच्चे हैं जो उनको डिफ़िकल्टी होती है ज्योमेट्रिकल टर्म्स, जैसे सर्कल की डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है ज्योमेट्रिकल टर्म्स को याद करने में। टेस्ट स्टूडेंट ऑन डेफिनेशंस लर्न करवाओ, उनके टेस्ट लो, ये तो गलत बात है। इनकरेज करो ग्रुप डिस्कशंस करके आप ज्योमेट्रिकल टर्म्स कैसे सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेस ऑन द रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन तो कहीं भी नहीं करवानी। बच्चा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, पजल सॉल्व करवाने चाहिए, जिक्सॉ पजल्स करवानी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे को ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में पता लगेगा ज़्यादा अच्छे से, राइट। सो डी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, फिर दो ऑप्शंस नीचे हैं इसके, अभी मैं बताती हूँ। अंकुर गॉट 0 मार्क्स इन अ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन एन असेसमेंट। जो अंकुर था उसको कितने नंबर आए, 0 मार्क्स मिले ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से जो रिलेटेड थी। टीचर्स नो दैट ही कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन करेक्टली। टीचर को पता है कि जो अंकुर है वो तो लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है, तो इसके 0 नंबर कैसे आए। टीचर ऑट टू रिमार्क इन हिज रिपोर्ट, तो टीचर ने उसकी जो रिपोर्ट तैयार की उसमें क्या लिखा। जैसे टीचर होता है, पता है कि बच्चा ये कर सकता है पर फिर भी उसने गड़बड़ कर दी, तो वो रिपोर्ट कार्ड में जो फीडबैक देना होता है ना, एक तरह से जब नीचे लिखते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा ज़रूरत है, तो टीचर ने उसके जो रिपोर्ट कार्ड था, एक तरह से रिपोर्ट तैयार की उस बच्चे की, तो उसमें टीचर ने क्या लिखा। अंकुर हैज़ अ प्रॉब्लम इन कॉम्प्रीहेंडिंग द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन दो ही कैन सॉल्व द इक्वेशंस, कि उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई पर वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है जी। अंकुर लैक्स कंसंट्रेशन, और उसको एग्जामिनेशन से डर लगता है, फोबिया है। अगर फोबिया है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टीचर ने पहले ही कह दिया कि उसको पता है कि वो सॉल्व कर सकता है बट कोई दिक्कत हुई है। ठीक है, सी ऑप्शन, अंकुर इज़ नॉट स्टडिंग, नहीं जी, टीचर को पता है वो कर सकता है, उसको आता है, टीचर को पता होता है उसके बच्चे को क्या पता है क्या नहीं। अंकुर हैज़ नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नहीं जी, तो इसका सही आंसर फर्स्ट है। ठीक है, क्योंकि अंकुर को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई, क्योंकि टीचर तो पूरा श्योर है ना, यहाँ पे देखो सेकंड लाइन भी आपको देखनी है, टीचर पूरा श्योर है कि वो सॉल्व कर सकता है, उसको वो चीज़ आती है, टीचर को पता होता है, राइट। फिर भी उसको 0 मार्क्स मिले, क्यों, क्योंकि उसको लैंग्वेज समझ नहीं आई उस क्वेश्चन की।
ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है, सिर्फ फर्स्ट लाइन पे जाके मतलब फर्स्ट लाइन पढ़ ली कि उसको इक्वेशन 0 नंबर आए, ये चीज़ नहीं देखनी। थिंग इज़ कि टीचर को पता है वो सॉल्व कर सकता है, उसको ये टॉपिक आता है, ये कंसेप्ट क्लियर है, तो दिक्कत हुई कहाँ पे है, तो वो ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए जी फिर से लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देन while solving a problem based on पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉब्लम है, तो आपको याद होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें क्या है, टीचर ने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल ए बी सी का। जो राजन था वो बोलता कि नहीं नहीं टीचर स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है, जबकि स्ट्रक्चर तो ये भी सही था, पर राजन ने बोला नहीं नहीं ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है ना ये सब चीज़ें, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो राजन को किस चीज़ में मिसकंसेप्शन हुई, ठीक है, जबकि स्ट्रक्चर तो ये भी सही है, पर राजन ने बोला नहीं नहीं स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा, क्योंकि दोनों वेज में ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या है, डिस्ग्राफिया है। राइटिंग में दिक्कत है, राइटिंग में कहाँ दिक्कत है, यहाँ पे राइटिंग की दिक्कत तो है ही नहीं कहीं पे। ही लैक्स इन एनालिटिकल एबिलिटी, उसको स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस नहीं पता, ये हो सकता है। ही इज़ वीक इन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, नहीं जी, तो फिर उसको ये भी कैसे पता होता अगर ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट वीक है उसके। हिज टीचर मस्ट हैव ऑलवेज ड्रॉन द ट्रायंगल इन अ पर्टिकुलर वे, कि टीचर हमेशा ऐसे बनाता था, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, वीक है। ठीक है जी, एनालिसिस करने का जो तरीका है वो क्या है, वीक है। जबकि स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है, उसने क्या है एनालाइज करने में गड़बड़ कर दी, जबकि स्ट्रक्चर्स दोनों ही एक तरह से है। ठीक है, तो उसकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो थोड़ी वीक है। ठीक है जी, आई होप आज के क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हो, हेल्पफुल रहे हो, इन्फॉर्मेटिव रहे हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, कीप मोटिवेटिंग, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आती रहूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।